नमस्कार दोस्तों, मिशन टेट की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसे आपको पता है कि टेट की सीरीज़ के अंडर जो है हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट पेपर्स को जो हैं वो रिवाइज़ कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है हमने टेट मेडिकल आपका जो है नवंबर 2020 सेशन का पेपर लिया हुआ है, जिसके 10 साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। गाइज़, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आ रही होगी, तो आप देख सोचेंगे कि ये क्या है? गाइज़, ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी रहने वाली है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको जो हमारे ब्रेन के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताऊँगा, कौन-सा पार्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर और अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें, नोट्स बनाएँ, जिससे कि क्या होगा, जिससे आपको जो है ये नोट्स बहुत बेनिफिशियल होंगे और आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ब्रेन से रिलेटेड जो है 1 या 2 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएँगे, क्योंकि साइंस सेक्शन से अलग-अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर इज, निम्न में से कौन धनात्मक पुनर्वलक है? गाइस, पनिशमेंट हो नहीं सकता, लाउड नॉइस हो नहीं सकता, फियर हो नहीं सकता। तो आपका सीधा सा आंसर आ गया रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आ गया। ये अब कोई मेरे साथी ये इनका क्वेश्चन ये होगा कि रिवॉर्ड से जो है वो बच्चा बिगड़ भी सकता है। जी हाँ, आपका डाउट सही है, रिवॉर्ड से बच्चा बिगड़ भी सकता है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्सर कैसे हो? गाइस, यहाँ पे तीन ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे रिवॉर्ड ही आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 5th क्लास में जो है वो कोई बच्चा फर्स्ट आता है, उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि अगर तू फर्स्ट आएगा तो हम तुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देंगे, ठीक है? उसको वो रिवॉर्ड मिल गया। अब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तू 6th क्लास में भी फर्स्ट आया तो हम जो है तुझे एक बाइसिकल देंगे, एक साइकिल जो है वो गिफ्ट करेंगे। तो गाइस, जो आपका बच्चा होगा वो अकॉर्डिंगली एफर्ट्स करेगा, उतनी मेहनत करेगा कि वो 6th क्लास में भी जो है वो फर्स्ट आए। अब गाइस, यहाँ पे एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे कई साथी सोचते होंगे कि मैं वीडियोस बहुत लंबी-लंबी बनाता हूँ। बाकी लोगों की तरह जो वो आपको ट्रबल शूटिंग क्यों नहीं करवाता? गाइस, अभी मैं आपको डिटेल्ड में वीडियोस करवा रहा हूँ। जब आपके टेट को 15 से 20 दिन बच जाएँगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट की जो ट्रबल शूटिंग वीडियो मिलेगी। मतलब आपको जो है वो कैप्सूल टाइप वीडियो मिलेगी, जहाँ से जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आपके लिए टॉप जो 100 या 200 क्वेश्चंस रहेंगे उनके मैं कैप्सूल्स लेके आऊँगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। और वो ट्रबल शूटिंग क्लासेस मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइज़, एक और चीज़, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड में जाइए, वहाँ से जो है उसको नॉर्मल से 0.75 पे एडजस्ट कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि गाइज़ वीडियो बहुत लंबी होती है, तो उसमें अगर मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा तो वीडियो और एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एसटीएम स्टैंड्स फॉर सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सिंपल टर्म मेमोरी, नन ऑफ दीज़। जो मेरे साथी मेरी वीडियोज़ जो हैं वो रेगुलर देख रहे हैं, उनको ये आंसर सीधे से पता होगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। उनको ये भी चीज़ पता होगी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को और क्या बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को इमीडिएट मेमोरी या वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है और इसका टाइम स्पैन होता है 0 टू 1 मिनट। देखिए गाइस, इसके लिए जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, जाके नोट्स बनाइए। अगर आपके पास नोट्स बने होंगे तो आपको जो है किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी। आपको पता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। 0 टू 1 मिनट इसका टाइम स्पैन रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रोजर्स के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा खाली स्थान है। ब्लैंक इज द सेंट्रल कंसेप्ट इन रोजर्स थ्योरी। देखिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि रोजर्स हैं कौन। इनका पूरा नाम कार्ल्स रोजर्स है, CARLS, कार्ल्स रोजर्स इनका पूरा नाम है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और इन्होंने जो है 1959 में, याद रखिएगा 1959 में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, रोजर्स का व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत। रोजर्स का व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत कब दिया? 1959 में इन्होंने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए इसको। साथ में इन्होंने बोला कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजिंग है, वो सेल्फ कंसेप्ट फॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इन्होंने एक सेंट्रल कंसेप्ट दिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेल्फ, आत्म। देखिए आपका आंसर यहाँ पे आ गया आत्म, ऑप्शन नंबर सी। सेंट्रल कंसेप्ट दिया, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, सेंट्रल कंसेप्ट तो एक है लेकिन तीन जो हैं वो कंपोनेंट्स दिए, तीन सब स्टेजेस दिए हैं इन्होंने। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि रोजर्स की जो थ्योरी है उसमें एक सेंट्रल कंसेप्ट है लेकिन सबस्टेंसेस या कंपोनेंट्स कितने हैं, तो तीन है। कौन से? एक आ गया आपका सेल्फ वर्थ, नंबर 2 सेल्फ इमेज, नंबर 3 आइडियल सेल्फ। रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 सेल्फ वर्थ, नंबर 2 सेल्फ इमेज एंड नंबर 3 इज आइडियल सेल्फ। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर सी के ऊपर बात करी थी। सेल्फ इज द सेंट्रल कंसेप्ट इन रोजर्स थ्योरी। इन्होंने बोला कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग है वो सेल्फ कंसेप्ट फॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फ्राइड ने व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की है जिसके 3 भाग हैं, इदम, अहम और क्या है। फ्राइड कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विद 3 पार्ट्स, ईड, ईगो एंड गाइस आपको सीधे से पता है जिसने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी कि सुपर ईगो। इन्होंने 3 चीज़ों में बात करी है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, इदम, अहम और परा अहम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्राइड कौन है। सिगमंड फ्राइड है, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और 1896 में इन्होंने थ्योरी दी थी कौन सी, साइको एनालिसिस, जो हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी है वो हमारे सिगमंड फ्राइड ने दी हुई है। गाइज मैं भी बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, पुरानी वीडियोस को देखिए, जाके नोट्स बनाइए, तभी जो है आपको डिटेल में समझ आएगा। प्लेलिस्ट में मैंने सारी की सारी वीडियोज जो हैं वो डाल रखी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रशिक्षण का अंतरण खालिस्तान परिस्थिति में आसान होता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज इजियर इन। गाइज इसका आंसर आएगा सिमिलर सिचुएशन। आपके पास और ऑप्शन है, डिसिमिलर सिचुएशन, सिमिलर एंड डिसिमिलर सिचुएशन। गाइज अब आप बोलेंगे कि सिमिलर सिचुएशन कैसे, इसके लिए मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। एग्जाम्पल सुनिएगा, आपको जो हो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आपको ट्रेन किया गया है कि आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक पढ़ाएंगे, मतलब जो आपका नॉर्मल डीएलएड डिप्लोमा रहता है आपने वो किया है। क्लास 1 से 5 तक आप परफेक्ट हैं, फर्क नहीं पड़ेगा आप चाहे एक्स स्कूल में रहें, वाई स्कूल में रहें, जेड स्कूल में रहें, किसी भी स्कूल में रहेंगे, अगर आप क्लास 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप उसमें बिल्कुल जो है वो प्रोफिशिएंट होंगे, बिल्कुल परफेक्ट होंगे, क्योंकि आपने जो वो स्किल्स सीख रखी हैं, वो टीचिंग मेथड सीख रखे हैं कि आपको छोटे बच्चों को टैकल कैसे करना है। आपकी आगे सिमिलर सिचुएशन, ट्रेनिंग आपने एक जगह से करी, उस सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन है, क्लास 1 से 5 आपको मिल रही है, जगह अलग अलग हैं, ठीक है। आपका ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जो है वो इजियर हो रहा है। अब आपकी आगे डिसिमिलर सिचुएशन क्या होती है। ट्रेन तो आप प्राइमरी लेवल के लिए, लेकिन आपको जो है वो अपर क्लासेस के बच्चे दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 10th 11th 12th, ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए आपकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी वहां पे आके जो है बिल्कुल अपोजिट पड़ जाएगी। तो आई होप अब आप समझे होंगे। और ऑप्शन सी, सिमिलर एंड डिसिमिलर सिचुएशन, दोनों ऑप्शन क्लब कभी नहीं हो सकते कि सिमिलर के साथ डिसिमिलर हो गया तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। तो इसका सीधा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको जो है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी ट्राई टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशंस, इमेजेस एंड फीलिंग्स। मनोविज्ञान की कौन सी विचारधारा ने संवेदना, प्रतिमाओं और अनुभवों के आधारभूत तत्वों की पहचान करने की कोशिश की। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चरलिज्म। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। चारों ही ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके स्ट्रक्चरलिज्म है या आपका संरचनावाद है, ये जो है इसके जितने विचारक थे, इसके जितने जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फोकस किया है इनसाइट लर्निंग पे। इन्होंने बोला है कि अंतर्दर्शन से सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है, इनसाइट लर्निंग पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। और इसके अलावा जो है जो आपके विल्हेल्म वुंट थे तथा एडवर्ड वी टिचनर, इन्होंने जो है फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी जो है वो एस्टेब्लिश किया था जर्मनी में। जो आपके कौन थे, आपके जो विल्हेल्म वुंट और एडवर्ड वी टिचनर थे, इन्होंने जो है वो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, फर्स्ट स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद का पहला स्कूल किसने एस्टेब्लिश किया था, आपके वुंट और एडवर्ड वी टिचनर ने। कब किया था, 1898 में। 1898 में जो है वो इन्होंने इस स्कूल का निर्माण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूछा जाता है कि संरचनावाद के जो निर्माता या जनक कौन है, तो आपके एक वुंट होंगे और एक एडवर्ड वी टिचनर। अगर वुंट आपका ऑप्शन में नहीं है टिचनर के साथ, तो एडवर्ड वी टिचनर जो है, इनको सीधा सीधा आपने आंसर टिक करना है। जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जर्मनी में इसका पहला स्कूल जो वो एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट आते हैं हम बिहेवियरिज्म की तरफ। तो हमारा बिहेवियरिज्म बोलता है कि ऑल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एनवायरनमेंट, मतलब जो है कि हमारी जितनी भी लर्निंग होगी, जितना भी बिहेवियर है, वो किसका रिजल्ट होता है, वो हमारे इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, जो हमारे वातावरण है उसके साथ परस्पर अंत्यक्रिया का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। हमारा व्यवहार जो है वो वातावरण के साथ परस्पर अंत्यक्रिया का परिणाम होता है। और इसके अंतर्गत जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसी थ्योरी जो प्रतिपादित हुई हैं वो बिहेवियरिज्म के अंडर ही हुई हैं। आपको पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव ने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी स्किनर ने दी है। इसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और बिहेवियरिज्म के जनक, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे बोला जाता है, जीवी वॉटसन को, जॉन वी वॉटसन, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, जीवी वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब नेक्स्ट चलते हैं फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। जो हमारा फंक्शनलिज्म है, जो हमारा फंक्शनलिज्म थ्योरी है, देखिए गाइस, जो फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद है, इसमें क्या होता है, जो आपकी
बिहेवियरिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, इन दोनों का जो है, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है आपका, स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म। सिंपल भाषा में बोले तो कॉन्शियसनेस प्लस बिहेवियर का, कॉन्शियसनेस प्लस बिहेवियर का। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनका हमारी एजुकेशन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, प्रकार्यवाद स्कूल में किस चीज़ की चर्चा हुई है कि जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिक भिन्नताएं हैं, उनका हमारी एजुकेशन पर, उनका हमारी लर्निंग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं विलियम जेम्स, जिनको फंक्शनल साइकोलॉजी के क्षेत्र का जनक माना जाता है, और ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। 1890 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, कौन सी, फंक्शनल साइकोलॉजी की इन्होंने एक तरह से स्थापना की थी, और इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ध्यान से सुनिए, 1819 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। किसने, विलियम जेम्स ने, जिसको जो है वो बेस माना जाता है, फंक्शनल जो आपकी साइकोलॉजी है उसका बेस माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं साइको एनालिसिस। आपको पता है कि सिगमंड फ्राइड हैं, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, 1896 में जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसमें जो है वो इन्होंने बोला था कि अचेतन मन का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। तो साइको एनालिसिस की थ्योरी का क्या सेंट्रल कंसेप्ट है कि जो हमारा अचेतन मन है उसका व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। फंक्शनलिज्म में क्या हुआ कि हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। बिहेवियरिज्म में हमारा जो बिहेवियर है उसमें जितनी लर्निंग होती है वो इन्वायरमेंट के साथ, इंटरेक्शन के साथ होती है। और स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हुआ, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशन, इमेजेस और फीलिंग्स, मतलब इनसाइट मेथड के अनुसार जो है वो हमारी लर्निंग होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक इमेज दिखाई थी ब्रेन से रिलेटेड, विच लोब ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। मस्तिष्क का कौन सा भाग योजना बनाने, निर्णय लेने और भाषा से संबंधित पहलुओं में योगदान करता है। देखिए गाइस, मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ जिससे जो है आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए गाइस, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, एक सेकंड रुकिए, फ्रंटल लोब जो है आपको पता है, ये नाम से आपको सुजेस्ट हो रहा है। फ्रंटल लोब जो है मैं आपको अब समझाता हूँ कि फ्रंटल लोब जो है वो मोस्ट फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन है। गाइस कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन करते चलिए। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन साइंस सेक्शन में कन्फर्म बनते हैं, आपके जो कमीशन में वो कन्फर्म ही क्वेश्चन आएंगे। फ्रंटल लोब क्या होता है, मोस्ट फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे आगे वाला पार्ट। और इसमें क्या होते हैं, इसमें हायर कॉग्निटिव फंक्शंस रहते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि आपका मेमोरी, इमोशंस, इम्पल्स कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग या सोशल इंटरेक्शन, सारी की सारी फंक्शनल लोब में होती हैं। क्या क्या है आपका, मेमोरी, इमोशंस, इम्पल्स कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल इंटरेक्शन जो है, हाई कॉग्निशन इसमें रहता है, हायर कॉग्निटिव फंक्शंस इसमें होते हैं। और मोस्ट फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन है फ्रंटल लोब। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका आ गया पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब, इसमें क्या होता है, मेजर लोब्स इन इस ये जो है ये ब्रेन का मेजर लोब है। मेजर लोब इसको माना जाता है अपर बैक एरिया इन द स्कल। जो हमारी खोपड़ी होती है उसका अपर बैक एरिया, सबसे ऊपरी पिछला हिस्सा जो है, आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सबसे ऊपरी पिछला हिस्सा है। इसमें क्या होता है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसको प्रोसेस करता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे आपका टच आ गया, टेस्ट आ गया, टेम्परेचर आ गया, उसको जो है ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। इसमें अगर डैमेज हो जाए तो इस ल्यूब में अगर डैमेज हो जाए, इस लोब में अगर डैमेज हो जाए तो उसमें क्या होता है, डिसफंक्शन इन सेंसेस। कई बार होता है कि हमें टच का पता नहीं चल रहा है, हमें टेस्ट का पता नहीं चल रहा है, तो वो क्यों होता है, अगर इस सेक्शन में आपका डैमेज हो जाए, कुछ इस सेक्शन में कोई डिसऑर्डर आ जाए, पेरिटल लोब में अगर डिसऑर्डर आएगा तो वो किस चीज़ का काउज करेगा, वो डिसफंक्शनिंग इन सेंसेस का काउज करेगा। नेक्स्ट आता है आपका टेम्पोरल लोब। ये आ गया आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है, ये आपको जो ईयर्स होते हैं उनके बिहाइंड पे सिट होता है। दोनों ईयर्स के, जो हमारे ईयर्स के बिहाइंड पे सिट होता है, ईयर्स के पीछे सिट होता है। और सेकंड लार्जेस्ट लोब है हमारे ब्रेन की सेकंड लार्जेस्ट लोब है टेम्पोरल लोब। इसमें क्या होता है, ये जो है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के साथ जुड़ा हुआ है और मेमोरी की एनकोडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। मेमोरी की एनकोडिंग कहाँ से प्रोसेस होती है, आपके टेम्पोरल लोब से प्रोसेस होती है। लास्ट बचा आपका ऑक्सीपिटल लोब। देखिए गाइस, चार मेन पार्ट होते हैं, कौन से, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो रियर पार्ट ऑफ अपर ब्रेन, मतलब सबसे पिछले हिस्से में, अपर ब्रेन के सबसे पिछले हिस्से में होता है। और बिहाइंड द टेम्पोरल एंड पेरिटल, पेरिटल और टेम्पोरल के पीछे आया, जैसा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसमें क्या होता है, ये ब्रेन का विजुअल प्रोसेसिंग एरिया है। जितने विजुअल प्रोसेसिंग कंसेप्ट है वो इसी जो ऑक्सीपिटल लोब है इसी की फॉर्मेशन से होते हैं।
जो मेरे साथी साइंस सेक्शन के हैं उनके लिए, जो मेडिकल नॉन मेडिकल का टेट देंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से। विजुअल के साथ जो है ऑक्यूपिटल लोब जुड़ी होती है हमारी, इसमें और क्या होता है, डिस्टेंस, डेप्थ परसेप्शन जो है वो यही मेजर करता है, कलर डिटर्मिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन यही करता है, ऑब्जेक्ट और फेस रिकॉग्निशन, किसी को पहचानना भी इसी से ऑपरेट होता है, ऑक्यूपिटल लोब से, और मेमोरी फॉर्मेशन भी यहीं से होती है। कई बार बोलते हैं ना कि हम किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो अगर ऑक्यूपिटल लोब में आपके डिसऑर्डर आ जाएगा तो उसका रिजल्ट होता है कि हमारा जो है वो मेमोरी लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेरेबेलम। क्या होता है सेरेबेलम, आपका क्या होता है, इसको छोटा ब्रेन भी बोला जाता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज लिटिल ब्रेन, सेरेबेलम। सेरेबेलम को जो है वो छोटा दिमाग भी बोला जाता है, और ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस का स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, मोटर कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगटा। हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगटा क्या होता है, बेस ऑफ ब्रेन, मतलब जो ब्रेन का बिल्कुल बेस होता है, निचले हिस्सा उसमें लोकेटेड होता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रोल प्ले करता है किसमें, मैसेज पास करने में हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में, इन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज कौन काम करता है, क्वेश्चन आ सकता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन एक्ट एज एन ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर आएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगटा। मेडुला और ऑब्लोंगटा आपने यहीं से याद रखना है कि मेडुला ऑब्लोंगटा जो यूनिक सा नाम होगा, ऑब्लोंगटा या मेडुला, वो एज अ ब्रिज या आपका जो है एज अ मीडियम काम करता है कि पासिंग मैसेज, इन दोनों के बीच में मैसेज पास करने में मेडुला ऑब्लोंगटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपके पास बचता है कि पॉन्स। पॉन्स क्या होते हैं, पॉन्स जो हैं वो हमारे रेगुलेशन ऑफ फंक्शन के लिए इन्वॉल्व हैं, और क्या करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगटा के साथ मिलके पॉन्स काम करते हैं किसमें, एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं जनरेटिंग द रेस्पिरेटरी रिदम ऑफ ब्रीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ब्रीदिंग की, जो हमारी सांस लेने की रेस्पिरेटरी रिदम है, कि जो हमारी सांस लेने की एक जिसको बोल सकते हैं एक फ्लो है, एक रिदम है, एक स्पीड है, उसको जनरेट करते हैं पॉन्स। क्या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग द रिदम ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रिदम ऑफ ब्रीदिंग, तो आपके पास आ जाएगा पॉन्स। देखिए गाइस हमने पढ़ा फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्यूपिटल लोब। अब देखिए मैं क्विक समरी करवाता हूँ। जो आपका फ्रंटल लोब है, हायर कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, मेमोरी, इमोशन, इंपल्स कंट्रोल एटसेट्रा। पेरिटल लोब में क्या होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, टच, टेस्ट, टेम्परेचर, इसमें डैमेज हो जाएगा तो जो आपके सेंसेस हैं उनका डिसफंक्शन होगा। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परल लोब, इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो एनकोडिंग ऑफ मेमोरी होता है और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। ऑक्यूपिटल लोब जो है वो क्या करता है, वो हमारा जो है विजुअल प्रोसेसिंग करता है, डिस्टेंस, डेप्थ परसेप्शन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, फेस रिकॉग्निशन, मेमोरी फॉर्मेशन। अगर हम जो है वो किसी का फेस नहीं पहचान पा रहे हैं, किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें जो है वो डिसऑर्डर होता है, या इसमें जो है कोई प्रॉब्लम होती है, इसकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसका रिजल्ट ये होता है। और लिटिल ब्रेन किसको कहा जाता है, सेरेबेलम को। मेडुला ऑब्लोंगटा का क्या क्या काम होता है, ये एज अ ब्रिज काम करता है ब्रेन और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें मैसेज पास करने में। और पॉन्स का क्या काम होता है, पॉन्स का काम होता है आपका जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम है ब्रीदिंग की, उसको जो है ये बहुत क्रिटिकल रोल जो है उसमें प्ले करता है। तो गाइस जैसा हमने उस चार्ट में पढ़ा, उसके अंडर जो है इसका आंसर आपके लिए देना बहुत ईजी हो जाएगा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स में हेल्पफुल है। आपको सीधा पता है कि फ्रंटल डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ से ध्यान रखिए। पेरिटल से मैंने आपको बता दिया, टेम्परल से और ऑक्यूपिटल से क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर होगा, इसके नोट्स बनाइए, आपको जो है ये कंसेप्ट अब क्लियर होना चाहिए एज पर मी। नेक्स्ट चलते हैं। एक अति संरक्षित बच्चा क्या प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, एन ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, क्या वो प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। देखिए जी, एग्रेसिवनेस, आक्रामकता। आक्रामकता कैसे, मान लीजिए पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। ओवर प्रोटेक्शन का मतलब है कि उसको जो है ज़रूरत से ज़्यादा संरक्षण मिलता है, उसको हर चीज़ में शेल्टर मिलता है, तो वो जो है वो एग्रेसिव होता जाता है। फिर वो हर चीज़ पे जो है वो एग्रेशन दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको जो है वो ओवर प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको जो है हर चीज़ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। डिफेंसिवनेस वो शो नहीं कर सकता, इमेच्योरिटी वो शो नहीं कर सकता, नेगेटिविज्म जो है वो शो नहीं कर सकता, क्योंकि जो है
सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्ट सूटेबल आंसर है एग्रेसिवनेस, क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा आक्रामकता शो करता है, क्योंकि वो जो है वो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। अगर उसको जो है वो ओवर प्रोटेक्ट किया हो तो वो अपना रौब दूसरों पे झाड़ता है और दूसरों पे अपना जो है एक तरह से आधिपत्य या एक तरह से अपना मतलब शासन चलाने की जो है वो कोशिश करता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड इन साइकोलॉजी इज, मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली प्राचीनतम विधि कौन सी है? गाइज मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक के ऊपर प्रेस करिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, तब जो है आपको डिटेल में समझ आएगा। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इसमें दो क्वेश्चन और बनते हैं। विच मेथड इज नोन एज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ, जो आपकी मतलब टेस्टिंग के लिए कौन सा ओल्डेस्ट मेथड यूज होता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। लेकिन ये मेथड जो है वो रिजेक्टेड क्यों है? क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अंतर्निरीक्षण जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पेडागोजी का क्वेश्चन है, बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, बहुत से तथ्यों की जानकारी होना। ठीक लग रहा है ये भी। द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, विद्यालय में अच्छी श्रेणी प्राप्त करना, ये तो वैसे नेग्लेक्ट हो गया, आपका ऑप्शन एलिमिनेट एक हो गया। द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अमूर्त रूप से चिंतन करने और अनुभवों से सीखने की योग्यता को, जी हाँ थोड़ा सा सही लग रहा है। ऑल द फैक्टर्स that make one person different from another, all the factors that make one person different from another, वह सब कारक जो एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न बनाते हैं। देखिए इसको जो है इसको भी हम थोड़ा सा रख सकते हैं, लेकिन नहीं, नॉलेज ऑफ ग्रेट मैनी फैक्ट से भी नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा आपका लग रहा है पेडागोजी का क्वेश्चन, लेकिन बेस्ट सूटेबल आंसर इसका आएगा कि आप जो है वो एब्स्ट्रैक्टली कितना सोच सकते हैं और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप कितना सीख रहे हैं, उनसे जो है किस हद तक सीख रहे हैं और क्या क्या सीख रहे हैं, वो जो है वो आपकी इंटेलिजेंस में काउंट होता है। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एंड तक वीडियो के साथ बने रहे, आपने अपना इतना टाइम जो है वो मुझे दिया। पर आई होप कि आपका टाइम जो वो वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आपको जो है काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, पुरानी वीडियोज़ को जो है जाके प्लेलिस्ट में देखिए। खुद भी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए, इसी शुभकामना के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।